सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन, इस श्रृंखला के 16वें सत्र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, पुणे का हृदय रोग तज्ञ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9822061383। मेरे हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अटैचमेंट यहाँ दिए हुए हैं, वो आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं। मैं गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी, ये एक भगवान मुझे मिला है, और मुंबई विद्यापीठ का मैं पहला स्वर्ण पदक विजेता हूँ डीएम हृदय रोग शास्त्र इस परीक्षा में। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा। जीवन बचाने वाली ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसे वैद्यकीय क्षेत्र से संबंध न होने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं? आपने जरूर इसका जवाब आपको मालूम होगा, और वो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर, या हृदय और फेफड़ों का पुनरुज्जीवन करने का तकनीक। सीपीआर, हृदय और फेफड़ों का पुनरुज्जीवन, ये कब जरूरी होता है? अचानक हृदय की क्रिया बंद पड़ना या सांस रुक जाने पर उस व्यक्ति का जीवन बचाने वाली आपातकालीन प्राथमिक प्रक्रिया, जिसको सीपीआर कहते हैं। पिछले शतक में वैद्यकीय क्षेत्र से संबंध न होने वाले व्यक्ति के द्वारा सीपीआर का इस्तेमाल करके 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के प्राण बचाए गए हैं। इसी वजह से ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण टेक्निक है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम किसी को देखते हैं कि जो बेहोश पड़ा है, तो उसकी नाड़ी और सांस देखना पहली बहुत जरूरी बात होती है। हमने इसके पहले के सत्र में देखा है कि रेडियल धमनी, जो हाथ के अंदरूनी भाग में उसको पल्पेट किया जाता है, महसूस किया जा सकता है, वो 3 उंगलियों से जांची जाती है। गर्दन में कैरोटिड धमनी, जो यहाँ दिखाई गई है, उसको हम 2 उंगलियों से दबाकर वो उसमें से उसकी एक्सपांशन और ये हो रहा है कि नहीं, चालू है क्या नहीं, ब्लड फ्लो, ये चेक कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी मरीज के बारे में, सांस की जांच करना। अपना हाथ का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। वो नाक के पास अगर लेके जाए तो वो आदमी सांस ले रहा है क्या नहीं, ये पता चल सकता है। पेट पे भी हाथ अगर रख दिए तो पेट ऊपर नीचे अगर हो रहा है, इसका मतलब वो आदमी सांस ले रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो मशीन है, ये छोटा सा मशीन है, जो उंगलियों पे लगाने के बाद अपने को पता चलता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन खून में कितना है। 95 to 100 ये नॉर्मल होता है, और यहाँ दिख रहा है आपको, ये मशीन पे 97 फिगर दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस आदमी के खून में जो प्राणवायु का प्रमाण है, परसेंटेज है, वो ठीक है। और ये पल्स रेट, ये नाड़ी की गति, वो भी दिखाई दे रही है। सो ये एक जो पल्स ऑक्सीमीटर जिसे बोलते हैं हिंदी में, बोल सकते हैं नाड़ी ऑक्सीमीटर, ये अपने पास रखना बहुत ही जरूर होता है। और हम लोग इसकी रखना अपने पास चाहिए। मेरे पास जरूर है ये इंस्ट्रूमेंट, और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स की, नाड़ी के गति की। अब देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है सीपीआर, प्राण बचाने वाली, ये इसका किसको इसकी जरूरत है? जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो धमनी काठिन्य यानी एथेरोस्क्लेरोसिस और खून की गांठ बनने से वो जो रक्तवाहिनी है, धमनी है, हृदय की कोरोनरी आर्टरी, उसमें उसके किसी भाग में खून का पहुंचना हृदय के बंद पड़ता है। इधर अगर ब्लॉकेज हो गया
तो यहाँ खून जाना बंद पड़ता है और हार्ट अटैक आ जाता है। मगर पूरे हृदय में हार्ट अटैक एक ही बार नहीं मुमकिन, एक किसी भाग में आता है। कभी कभी एकदम मौत हो जाती है, वो बात अलग। मगर ज्यादा से ज्यादा मरीजों में ये हार्ट अटैक आने पर हार्ट बंद नहीं पड़ता, चालू रहता है। कमकुवत जरूर होता है मगर चालू रहता है। मगर इससे और बहुत ही ज्यादा सीरियस भयानक चीज जो है वो कार्डियक अरेस्ट उसे बोलते हैं। अचानक हृदय की क्रिया बंद पड़ना, हृदय का धड़कना बंद होना, हृदय को उत्तेजना देकर हृदय की क्रिया चलाने वाला विद्युत प्रवाह बंद पड़ना या बेअसर होना। इसका परिणाम क्या होगा? ये हृदय की क्रिया ही बंद पड़ जाएगी और हृदय से खून आगे ढकेलने की जो महत्वपूर्ण क्रिया हृदय करता है वही बंद पड़ गई। तो पूरे अपने शरीर का जो खून का जो सप्लाई है, पुरवठा है, वही बंद पड़ जाएगा, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट के सबसे सबसे इफेक्टिव या परिणाम कारक जो ट्रीटमेंट है वो कार्डियक डिफिब्रिलेटर, ये मशीन, उस पे इसके जो जो पैडल्स है वो छाती पर लगाना और एक शॉक देना। ये शॉक यानी इलेक्ट्रिक करंट इसमें से जाता है और इसमें इसकी वजह से बंद हृदय चालू हो सकता है। हर मरीज में होएगा ऐसा नहीं, मगर बहुत से मरीजों में बंद हृदय चालू हो सकता है। ये इसके सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। मगर ये कार्डियक डिफिब्रिलेटर अपने पास तो नहीं होता, एम्बुलेंस में रहता है जरूर। मगर इसीलिए किसी को अगर बेहोशी, अगर किसी बेहोश आदमी को देखा तो एम्बुलेंस को बुलाना, और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक ये सीपीआर की प्रक्रिया करना बहुत जरूरी रहता है। इसकी प्रस्तावना देखेंगे। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अचानक हृदय की क्रिया बंद पड़ना, कार्डियक अरेस्ट या सांस रुक जाने पर उस व्यक्ति का जीवन बचाने वाली आपातकालीन प्राथमिक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। उसकी व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है? सीपीआर एक आपातकालीन जीवन रक्षक तकनीक है, प्रक्रिया है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाए या सांस रुक जाए। इसमें छाती को दबाने की प्रक्रिया, चेस्ट कॉम्प्रेशंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और कृत्रिम सांस देकर रेस्क्यू ब्रेथ्स मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। अभी ये सीपीआर के उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण पारदर्शिका है, स्लाइड है, जरूर इससे ध्यान देकर देख ले। पहली पहला उद्देश्य तो किसी का प्राण बचाना। दिल का दौरा या किसी दूसरी वजह से रुके हुए हृदय को फिर से शुरू करने का ये टेक्निक है, उस आदमी को जिंदा रखना। यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक उस आदमी को जिंदा रखना है। रक्त संचार बनाए रखना, मेंटेनिंग सर्कुलेशन, छाती पर दबाव, चेस्ट कॉम्प्रेशन देकर हृदय के पंपिंग कार्य को जारी रखना, जिससे शरीर के अंगों में रक्त का संचार जारी रहे। ये नॉर्मल हार्ट जितना पंप करता है उतना तो नहीं करेगा, मगर बाहर से दबाकर जितना हो सके उतना खून हृदय से बाहर धमनी में, एओर्टा या बड़े धमनी में जाके जितने अवयवों को, अनेक अवयवों को, ये मुख्यतः मस्तिष्क को ये खून का पुरवठा पहुंचाया जा सकता है सीपीआर के माध्यम से। मस्तिष्क क्षति को रोकना, प्रिवेंटिंग ब्रेन डैमेज। दिमाग को ऑक्सीजन मिलना कुछ मिनट, लगभग 4 मिनट के लिए रुक जाए तो दिमाग को अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है। सीपीआर द्वारा मस्तिष्क को लगातार ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने से यह नुकसान टाला जा सकता है। किसी आदमी की जान बचा ले मगर उसका मस्तिष्क डैमेज हो गया, उसको उसकी बिहेवियर चेंज हो गया, तो अपने को कितना बुरा लगने वाला है। और फिर वो रिससिटेशन का क्या मतलब है? जल्दी से जल्दी उसको सीपीआर देना चाहिए।
मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना, ताकि ताकि उनको की मृत्यु, टिश्यू डेथ को रोका जा सके। मेडिकल सहायता मिलने तक समय निकालना, जब तक पेशेवर चिकित्सा मदद जैसे एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती तब तक रोगी की जान बचा कर रखना। सही समय उपस्थित व्यक्ति ने किए हुए सीपीआर की वजह से मरीज के जीवित रहने की संभावना 60 से 70% बढ़ जाती है, बढ़ सकती है। सीपीआर किसे करना चाहिए? सामान्यतः रोगी के रिश्तेदार ने करना चाहिए। यदि रिश्तेदार ऐसा करने में असमर्थ है तो मदद करने वाले व्यक्ति को रिश्तेदार को बताना चाहिए कि मरीज की जान खतरे में है, और इस यह वह व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रयास में सीपीआर प्रक्रिया कर रहा है या कर रही है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सीपीआर करने वाले का उद्देश्य केवल जीवन बचाना होता है। इसे किसी ने गलत नहीं समझना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। अभी देखते हैं पहला कदम। पहला कदम यह है कि उचित स्थान का चयन करें। अगर आपने रास्ते में किसी को बेहोश पड़ा हुआ देखा, सुनिश्चित करें कि चुना हुआ स्थान आपके और पीड़ित दोनों के लिए सुरक्षित है। रास्ते के बीच में तो सीपीआर देना उचित नहीं है। जल्दी से जल्दी उस आदमी को उठा के रास्ते के साइड में लेना चाहिए, जहां वो फ्लैट सरफेस पे उसको आप सुला सके। पीड़ित को समतल यानी फ्लैट, मजबूत और सुरक्षित स्थान पर लाए। पीड़ित के कंधों पर थपथपाए और जोर से पूछे, क्या आप ठीक है? इसे 3 बार दोहराए, क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है। अगर उसको वो बेहोश नहीं हुआ है तो वो रिस्पॉन्स दे देगा, उठ जाएगा, और उसको सीपीआर देने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मगर 3 बार पूछने के बाद भी उसने अगर कुछ आपको प्रतिक्रिया नहीं दी तो फिर वो बेहोश जरूर है, और उसको सीपीआर करना चाहिए। उसके लिए थपथपाहट धीमी लेकिन दृढ़ होनी चाहिए, ताकि रोगी को होश में आने में मदद मिल सके और अपने को पता चल सके या होश में आ सकता है या बेहोश रह सकता है। ये जो थपथपाहट है, इसको हिंदी में एक वाक्य है, वो मुझे याद आ गया, जोर का झटका धीरे से लगे। ऐसे ही जोर से मारना, मगर बहुत जोर से नहीं। उसको खाली उठाने का अपना इरादा है, यह समझना। और नहीं उठा तो फिर सीपीआर देने की जरूरत है। दूसरा कदम, उसकी जो श्वास नलिका है वो खोलना। वायु मार्गों को खुला कीजिए। सिर को पीछे की ओर झुकाना, ठुड्डी या चिन को ऊपर उठाना और आगे की ओर खींचना। ये इधर बताया है पहले चित्र में। ये चिन ऊपर उठाया है और सर पीछे की ओर ढकेला है। और अगर मुंह के अंदर कुछ भी है तो उसे निकाल देना चाहिए। ये तीसरी, ये जो जॉ थ्रस्ट, यानी कि जो उसका नीचे का जबड़ा है उसे ऊपर करना। ये करने से, ये दो चीज करने से, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट एंड जॉ थ्रस्ट, उसकी जो श्वास नलिका है वो खुली हो जाती है। अगर उसके मुंह में भी कुछ है वो उसी टाइम निकाल देना चाहिए। तीसरा कदम, सीपीआर देने के लिए हाथों को कैसे इस्तेमाल करें। अपने हाथों को, जो सीपीआर देने वाला आदमी है उसके हाथों को कैसे इस्तेमाल करें, यह अभी महत्वपूर्ण कदम देखते हैं। छाती के केंद्र में उरोस्थी यानी स्टर्नम या ब्रेस्टबोन के निचले 1/3 हिस्से पर हाथ रखना चाहिए। एक सरल तरीका, छाती की हड्डी और पेट के मिलने वाले स्थान से 3 उंगली ऊपर। ये अपने चित्र में देखेंगे। अपने हाथों को आपस में मिला ले। अपनी कोहनिया यानी एल्बोज को मोड़े नहीं, उन्हें बिल्कुल सीधा रखे। अपने कंधों को पीड़ित के छाती के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर रखे। ये देखो इस चित्र में दिखाया है, ये आदमी सोया है इधर, ये बेहोश है। और ये उसका राइट हैंड जो है ये इधर नीचे रखा है, और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर इंटरलॉक किया है। ये देखो, ये ऐसा, और ये इंटरलॉक किया है, और ये उसके मरीज की छाती पर रखा है। एक ही चीज इधर गलत दिखाई दी है इस चित्र में। क्या आप बोल सकते हैं?
ये इसके जो छाती के बटन है शर्ट के वो निकाल देनी चाहिए थे पहले। ठीक है, कम से कम हमने हाथ कैसे रखे ये तो इस चित्र से जरूर हमको मालूम हो गया। और ये जो एल्बोज है, हैंड्स है, ये सीधा उसके ऊपर रहने चाहिए और फिर उसको उसकी छाती दबाने की प्रक्रिया हम चालू कर सकते हैं। चौथा कदम, छाती पर दबाव कैसे देना चाहिए। 100 से 120 प्रति मिनट के गति से 30 बार छाती को दबाए और उसके बाद में 2 सांसें ले, फिर 30 बार दबाए, फिर 2 सांसें, ऐसा वो सर्किट चालू रखना चाहिए। गहराई लगभग 2 इंच, 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर दबाएं। दबाने के लिए अपने शरीर के वजन का उपयोग करें। अगली बार छाती पर दबाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि छाती पूरी तरह से अपनी सामान्य स्थिति, नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है। यानी कि दबाने के बाद हाथ पीछे ले अपना और छाती को फूलने दे, फिर दबाएं, फिर पीछे ले। छाती दबाते समय 1 2 3 4 5 ऐसे 30 तक जोर से गिने। और ये जो प्रक्रिया है ये चालू ही रखनी चाहिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। 30 के बाद रुकना नहीं है। 30 बार करने के बाद कॉम्प्रेशन, 2 बार सांस देना, फिर 30 बार दबाना, फिर 2 बार सांस देना, ये प्रक्रिया चालू ही रखनी है। पांचवा कदम, रेस्क्यू ब्रेथ्स, बचाव सांस। 30 बार दबाव डाले और फिर 2 बार कृत्रिम सांस दे। कार्डियक अरेस्ट, हृदय के बंद पड़ने के बाद छाती पर दबाव देना, यानी चेस्ट कॉम्प्रेशंस, मुंह से सांस देने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका यह वजह वजह है इसकी कि खून में जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, कम से कम हार्ट बनने बंद पड़ने के बाद भी 10 मिनट तक रहता है। और वो चेस्ट कंप्रेशन से खून आगे हृदय के हम जो ढकेलते हैं वो ऑक्सीजन अवयवों को मिल जाता है। सांस देना भी जरूरी है मगर उससे बहुत ज्यादा कंप्रेशन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वायु मार्ग, एयरवे खोलने के लिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, सिर झुकाकर हड्डी ऊपर उठाना, ठुड्डी सॉरी, तकनीक का उपयोग करें। ये हमने अभी 2 मिनट पहले देखा है। यह प्रक्रिया पीड़ित की जीभ को गले के पिछले हिस्से से हटाकर सांस लेने का मार्ग साफ करने में मदद करती है। नाक को दबाकर बंद करें अपने हाथों के उंगलियों से। मुंह से दी हुई सांस बाहर न जाने के लिए नाक को चुटकी में पकड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे और आपने नाक नहीं दबाई तो मुंह से आप जो उसके मुंह में सांस ढकेलेंगे वो उसके नाक से बाहर आ जाएंगी, फेफड़ों में नहीं जाएंगी। इसके लिए मरीज का नाक बंद करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज के मुंह पर अपना मुंह रखिए। बीच में आपको अगर जरूरत महसूस हो तो रुमाल रख सकते हैं। अपने मुंह से मरीज के मुंह द्वारा उसके छाती में हवा भरिए। फार्मेसी या प्राथमिक उपचार किट जो रहते हैं उसमें पॉकेट मास्क रहता है जो मरीज के मुंह पर और नाक पर रख के फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं, मगर वो अपने पास तो नहीं रहता है। वो जो रहता है वो ये किट में रहता है। और ये किट सामान्य आदमी के पास तो नहीं रहती, मगर जब एम्बुलेंस आती है उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। अभी एक बार समरी देख ले, सीपीआर कैसे देना है। सुनिश्चित करें कि चुना हुआ स्थान आपके और पीड़ित दोनों के लिए सुरक्षित है। पीड़ित के कंधों पर थपथपाए और जोर से पूछे क्या आप ठीक है। इसे दोहराएं। रुग्ण की रेडियल कैरोटिड नाड़ी और सांस की जांच कीजिए। ये सब चीजें जो है वो बहुत ही त्वरित, जल्दी होनी चाहिए। 4 5 सेकंड में फटाफट होनी चाहिए क्योंकि जान खतरे में है और जल्दी से जल्दी सीपीआर देना है। त्वरित आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। तत्काल सीपीआर शुरू करें। छाती पर जोर से दबाना शुरू कीजिए। दबाने के लिए प्रमुख हाथ का इस्तेमाल कीजिए। कॉम्प्रेशन का दर 100 से 120 पर मिनट रखिए।
लगभग 2 इंच 5 सेंटीमीटर नीचे दबाइए दाब देने के लिए। अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल कीजिए और दाब देने के बाद हाथ फिर पीछे उठाइए। जैसे उसकी छाती फिर नॉर्मल पोजीशन पे आती है, फिर वापस दबाना है। 100 to 120 टाइम्स पर मिनट। दो कृत्रिम सांस दे 30 CPR के बाद। सिर झुकाकर ठुड्डी ऊपर उठाकर और नाक को उंगलियों से बंद कीजिए, ये तो हमने देखा है। और फिर मुंह के द्वारा सांस दीजिए। तो ये जो है 30 टाइम्स चेस्ट कॉम्प्रेशंस एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। वो ठहर के फिर 2 बार मुंह से सांस देना है। ये एक के बाद एक चालू ही रखना चाहिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है। अभी इस चित्र में संक्षिप्त रूप में देखते हैं प्रौढ़ और बड़े बच्चों के सीपीआर कैसे देते हैं। अपने हाथों को इंटरलॉक करें। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें, ये इधर दिखाया गया है। हथेलियों को निचले हिस्से को छाती के बिल्कुल बीच में रखें। ये अपने शरीर के वजन का उपयोग करें। अपने हाथों से जोर लगाएं। कंप्रेशन दर प्रति मिनट लगभग 100 से 120 बार दबाव डालें। 30 बार दबाव डालें और फिर 2 बार कृत्रिम सांस दें। नाक बंद करके मुंह से सांस देना। 30 और 2, ये प्रोपोर्शन इसका करेक्ट प्रोपोर्शन है। किसी वजह से आपको माउथ टू माउथ पीने में कुछ दिक्कत है, तो कम से कम चेस्ट कॉम्प्रेशंस तो चालू रखना। और मैंने जो टेक्निक बताया श्वास नलिका खोलने का, वो करना। इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखते हैं। इसमें ये एक टॉर्सो है, यानी एक और इस पे ये सीपीआर कैसे देते हैं, इसका ये टेक्निक बताया है। इसकी दोनों हाथ यूज किए गए हैं और वो नीचे दबाए जा रहे हैं छाती पे। और इसका रेट देखो, 100 से 120% प्रति मिनट है। अभी ये ठहरने के बाद माउथ टू माउथ 2 रेस्पिरेशन देने के और उसके बाद वापस चेस्ट कॉम्प्रेशंस चालू करना है। ये चालू ही रखना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, या कोई डॉक्टर नहीं आता, या एक्सपर्ट हेल्प नहीं आती। इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पुण्य कर्म सीपीआर करने का चांस मिला तो जरूर कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे वार्ड्स में, आईसीयू में, सीसीयू में तो बहुत ही बार करना पड़ा है। कैथ लैब में कभी कभी करना पड़ता है। और आ, ये बहुत ही लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इसको डॉक्टर होने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर से एक बार आपका धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छे, नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना, मुझे थम्स अप देना। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और ये सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूँ, चालू रखने वाला हूँ। और इससे भी और एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे विषय पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। फिर से एक बार धन्यवाद। और अगली सत्र में जरूर मिलेंगे।